देखो मेरा नमस्कार, मेरा नाम रंजन कुमार। मैं वर्तमान में एस कॉलेज के तृतीय वर्ष स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ एक ग्रुप में हैं, मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ अपना अपना विचार प्रकट करें। तो मैंने भी सोचा कि चलिए उनके जन्मदिवस पर कुछ न कुछ अपना विचार रखने के लिए हमें ये अवसर मिला। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी वर्तमान में अभी तो हम लोग हिंदी साहित्य के छात्र हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को ये जानना अनिवार्य है और अनिवार्य है कि मुंशी प्रेमचंद हैं। आखिर मुंशी प्रेमचंद की इतनी बड़ी कृतियाँ, इतने बड़े उपन्यास, इतने बड़ी कहानियाँ लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में जाहिर सी बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी साहित्य विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में। है कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना छाप छोड़े हुए हैं कि उनके बिना साहित्य भी लगता है कि अधूरा है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ भी हम बताना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिला के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। इनकी बचपन बहुत ही कहा जाए तो कष्टमय था, क्योंकि इनकी 8 वर्ष की आयु में 8 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और 15 वर्ष की आयु में ही इन्हें उनकी विवाह कर दिया और उस वक्त उनका विवाह किया जाता है जिस वक्त वो मानसिक रूप से वो अपने विवाह के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उनके पिताजी के द्वारा उनका विवाह करा दिया जाता है और उनके पहली पत्नी के मेल मिलाप न रहने के कारण, इसी कारणवश वो अपनी पत्नी से अलग हो जाने के कारण 1 साल बाद उनकी दूसरी विवाह होती है शिवरानी देवी नामक स्त्री से, जो कि वो शुरुआत में पढ़ी लिखी नहीं रहती है। लेकिन उनके वैवाहिक जीवन होने के बाद मुंशी प्रेमचंद के साथ रहते हुए उन्होंने शिक्षा में बहुत कुछ सीखी। कहा जाता है कि उनका भी साहित्य की तरफ लगाव था, मुंशी प्रेमचंद से बहुत सीखी थी और इसीलिए उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ रहते रहते उनको साहित्य से लगाव देते थे। उन्होंने एक कहानी भी लिखी मुंशी प्रेमचंद घर में। तो उनकी जीवन के बारे में बताइए। अब चलते हैं एक कदम उसकी साहित्य की तरफ चलते हैं। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में बहुत से कहें तो 300 कहानियाँ 300-350 कहानियाँ लिखी और करीब लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास भी लिखे। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कहानी का, उपन्यास का तथा विचारक भी है। उन्होंने कहानी में जैसे बूढ़ी काकी, उसकी रात, बड़े भाई साहब, माँ, 2 बैलों की कथा इत्यादि अनेकों जैसे 300 कहानियाँ लिखे, जिनमें से कुछ कहानी पे हम दृष्टिपात करते हैं। तो इसमें से एक कहानी मैंने पढ़ी जिसका नाम है अलगोजा कहानी से मैंने ये देखा कि उस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ये अपने समाज के यथार्थवाद को चित्रित किए हुए हैं। अलगोजा कहानी पढ़े तो उसमें लगा कि नहीं, ये एक कहानी ही नहीं, ये पूरी एक समाज की कहानी है। अलगोजा में एक होता है, अलगोजा में एक पारिवारिक कहानी है। उस परिवार में क्या क्या बीतता है और किस तरह का घटना होता है उसके बारे में पूरा चित्रित किया हुआ है। उसी तरह हम एक और कहानी पढ़ते हैं, माँ कहानी पढ़ते हैं। माँ कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से एक माँ को अपने बेटे के प्रति लगाव आता है और ये उसका लड़का है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो अपने पीछे की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता है, अपने माँ के प्रति भी कुछ नहीं करता है।
उसमें होता है, माँ कहानी में होता है कि उसके एक औरत रहती है, माफ कीजिए उसका नाम तो सही से नहीं आ रहा है, फिर भी बता रहे हैं। एक औरत रहती है, उसमें उसका पति बहुत ही सामाजिक आदमी रहते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति रहते हैं, जो सामाजिक कार्य में मिल रहते हैं, हमेशा समाज के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो किसी कारणवश उनको जेल की सजा हो जाती है। आदित्य ये बोलते चलो। तो जेल में उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो महिला सोचती है कुछ दिन बाद, मतलब कुछ वर्षों बाद वो महिला सोचती है कि हमारा पति जेल से वापस आ रहा है, तो उनकी खुशी में वो अपने बच्चे के साथ जीवन यापन अकेला करते रहती है। तो वो सोचती है कि अब मेरा पति आने वाला है, अंदर ये बहुत उत्साहित रहती है और वो अपने पति का मतलब स्वागत में वो बहुत सारा घर का कार्य करके खुशी से जेल की गेट पे अपने पति का इंतजार करते रहती है। और बहुत देर बाद उनके जब पति आते हैं तो वो अपने पति को इस स्थिति में देखते हैं कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है, क्योंकि उनके पति मतलब बहुत ही स्वस्थ आदमी थे और मतलब अष्टपुष्ट आदमी थे। जब जेल में जाने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब लग रहा था कि किसी 65 साल के बूढ़े हो गए जैसे। और वो जब वो अपने पति को जेल से वापस आते हुए देखे तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उनका हालत ऐसा हो चुका था कि अब लगता है कि कुछ दिन में वो अपना प्राण त्याग देंगे। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों के बाद मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पति का मृत्यु हो जाती है और उनका एक पुत्र रहता है। तो वह स्त्री सोचती है कि चलो एक पुत्र से ही अपना जीवन यापन करें, उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कुछ समाज कल्याण में भी उनको लगाया। तो उसमें वह स्त्री अपने पुत्र को मतलब समाज कल्याण के लिए लगाना चाहती है, क्योंकि वो अपने पुत्र को अपने पति के रूप में देखना चाहती है कि मेरा पति जो काम करता है, सामाजिक काम करता है, मेरा भी पुत्र भी वही काम करे, सामाजिक कार्य करे। लेकिन उस लड़के का मन रहता है कि नहीं, हम पढ़ लिख कर हम कुछ अफसर बने, IAS अफसर बने, कुछ अलग करें, लड़के का ये जिद रहता है। तो इसमें होता क्या है कि लड़का जाता है पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए, वह शहर जाता है, हॉस्टल में रहता है और शिक्षा बहुत अच्छा से पढ़ाई भी करता है। तो जब उनकी एक एंट्रेंस एग्जाम देता है, उसमें पास कर लेता है, तो उसमें होता क्या है कि उस एग्जाम में उस उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको विदेश जाने के लिए कुछ ऑफर दिया जाता है। मतलब तो उसके बाद वो अपने माता जी से बोलता है कि माँ मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें विदेश जाना है। तो उनकी माता जी ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र यह समाज को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पढ़ाई करे, क्योंकि वो तो चाहती थी कि मेरा पुत्र अपने पिताजी की तरह ही सामाजिक कार्य करे पढ़ते हुए। लेकिन उसका पुत्र का तो मन रहता है कि नहीं, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद वह लड़का जिद पकड़ लेता है, फिर वह ऐसा जिद पकड़ लेता है कि लास्ट में उसकी माता जी को उसके जिद को मानना पड़ता है। फिर उसकी माता जी चाहती है कि हम इसकी पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करती है, और अंदर ही अंदर वो बहुत टूट जाती है, क्योंकि एक लौता पुत्र रहता है, उसके घर में कोई नहीं होता और वो चाहती है कि वह अंदर ही अंदर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन उसकी जिद रहता है। फिर भी वो उसकी जिद को पूरा करती है, वो लड़का वापस चला जाता है, विदेश जाता है पढ़ने के लिए। और उसमें वह अपनी माता को यह संवर्धना देती है कि माता मैं वहाँ से फिर वापस लौटूंगा उच्च शिक्षा ग्रहण करके और अपने समाज की सेवा करूँगा। लेकिन वो लड़का वहाँ से जाने के बाद उस समय कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ से पत्र लेखन के द्वारा ही कहीं पे संदेश एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान किया जाता है। तो वहाँ पर पहुँचते ही वो अपने माता को पत्र लिखा करता था। लेकिन कुछ दिन बाद वो उन्होंने पत्र लिखना भी, संदेश भेजना भी छोड़ दिया। उसके बाद वो उसकी माता अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरा तो एक ही पुत्र था और वो भी चला गया विदेश, और मेरा अब हम किसके प्रति अपना जीवन को आगे बढ़ाया। तो वह अपना पढ़ाई में लीन हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर सोचता है कि नहीं, मेरा पुत्र तो वहाँ है, क्या हो गया, मेरे पुत्र के रूप में जो मेरे आसपास जो व्यक्ति है, चलो उसी को देखकर हम खुश रहना चाहते हैं। इसी कारणवश वो महिला आसपास के बच्चों से बहुत प्रेम करने लगती है। वो अपने आसपास के बच्चों में ही अपने पुत्र को मतलब देखती है, और इसी तरह वह अपना जो भी संपत्ति रखती है
जो भी संपत्ति रहता है वो अपने समाज के कल्याण में वो बांटती है। तो इस कहानी से पता चलता है कि एक माँ के बारे में पता चलता है कि माँ की ममता कैसी होती है। तो धन्यवाद।